हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द मैन। यहाँ पे मैन से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैन से मतलब है कि मैन या वुमेन कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है कि मैन या वुमेन कुछ भी हो, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली या फिर सारी की सारी जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और आपको पता भी होगा। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पिनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, किडनी है, गोनाड्स है एंड प्लासेंटा है। तो ये सारी की सारी जो है ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। और इनकी ओरिजिन क्या होती है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये तो पूरी तरह से याद ही करना होता है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं उसमें पिट्यूटरी है, पिनियल है और एड्रिनल है। पिट्यूटरी है, पिनियल है एंड एड्रिनल है। मेजोडर्मल जो इन ओरिजिन है उसमें कौन कौन सी हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स है, गोनाड है। जो मेजोडर्मल ग्लैंड्स हैं उसमें एड्रिनल है और गोनाड है। एंडोडर्मल जो ग्लैंड्स है उसमें है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस एंड पैंक्रियाज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन जो ग्लैंड्स है वो है पिट्यूटरी, पिनियल, एड्रिनल। मेजोडर्मल इन ओरिजिन जो ग्लैंड्स है और एंडोडर्मल इन ओरिजिन जो ग्लैंड्स है ये सारी की सारी हमने यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है एक एक ग्लैंड को पूरा डिटेल में देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है कि हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में और फिरोमोन्स जो है क्या होते हैं उसके बारे में एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। रेगुलेट सो मेनी बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। और यह जो है बहुत सारी अपनी बॉडी एक्टिविटी को जो है कि रेगुलेट करती है। और इसका निक नेम भी है एक, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने नाम हो गए। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोफाइसिस हो गया, मास्टर ग्लैंड हो गया और बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हम अगर एक ऑर्केस्ट्रा के बहुत सारे, जिसमें कि बहुत सारे म्यूजिक के जो यंत्र होते हैं वो सारे को मिला दिया जाए तो उसमें जो मेन होता है वो बैंड मास्टर जो है, मीन्स कि सभी यंत्रों का चलना और मीन्स कि सभी यंत्रों का अगर देखा जाए बजना, तो एक जो कंट्रोल करता है तो बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इसको नाम दिया गया है। क्योंकि ये जो ग्लैंड है इससे जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये दूसरे ग्लैंड्स को जो है उनके फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं कि दूसरी ग्लैंड्स को क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सेला टर्सी का एक सेला टर्सी का एक पिट होता है, मीन्स कि एक गड्ढा होता है जो किसमें होता है, ये जो हमारी स्फिनॉइड बोन होती है ना, इसमें सेला टर्सी का नाम का एक गड्ढा होता है। यहीं पे जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऐसे मटर के दाने की जैसी होती है और इसमें स्टाक भी लगा होता है। इस स्टाक को हम इनफंडिबुलर कहते हैं। इस स्टाक को इनफंडिबुलर कहते हैं। मैन में नॉर्मली ये जो है मेजर होती है, मीन्स कि इसका जो ये डायमीटर होता है मैन में 1.3 होता है, 1.3 होता है, जबकि वुमेन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पिट्यूटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस ग्लैंड को एक्चुअली यह जो है इस तरह से ऊपर इसका स्टॉक होता है और यह जो है इस तरह से लगी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये इसका एडिनोहाइपोफाइसिस होता है और इधर ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, ठीक है। और ये जो है मिडिल लोब होता है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इंडोक्राइन बैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अगर हम सारी ग्लैंड को अगर हम सारी ग्लैंड्स को ऑर्केस्ट्रा के डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक संयंत्र मान लें तो उन सबको रेगुलेट करने वाला जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ से इसके जो हमने बात की कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस और ये मिडिल लोब होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो है एलएच है यहाँ पे, और ये है प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह जो है मिडिल लोब से रिलीज होता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि ये किस तरह से दूसरी ग्लैंड्स को जो है कि रेगुलेट करता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं इनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक आपको लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी जिसके माध्यम से जो है कि आप एडिनोहाइपोफाइसिस के सारे जो है हार्मोन्स को आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक होगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो हार्मोन है, अब एक एक हार्मोन को हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को जो है हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक मीन्स कि जो सोमैटिक जो बॉडी होती है उसके ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। और ये कैसे रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हाइपोसिक्रीशन देखते हैं। मेन चीज़ें ये इस नोट्स में हमने मेन चीज़ें ही इंक्लूड की है। तो हम ये सोच के चल रहे कि आपने एक बार तो इसको 1-2 बार बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा और इसके बाद जो रिवीजन हम करते हैं या फास्ट तो उसमें वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइपोसिक्रीशन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन जब होता है, और वो भी कब होता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स, मीन्स कि जब किसी भी ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ हो रहा होता है। तो आपको पता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है 18 इयर्स तक होती है और गर्ल्स की भी लगभग 18 इयर्स तक ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ ईयर्स के दौरान जो है कि जो हाइपोसिक्रीशन होता है वो जो है क्या काज करता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन जो है पूरी मात्रा में सिक्रीट नहीं होता, मीन्स कि कम सिक्रीट होता है, तो वहाँ पे ड्वार्फिज्म हो जाता है, लोग बौने हो जाते हैं। और हाइपोसिक्रीशन कह रहा है कि हाइपोसिक्रीशन ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, मीन्स कि जो एडल्ट लाइफ के टाइम पे अगर इस ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है, लीड टू रेयर कंडीशन कॉल्ड द सिमॉन्स डिजीज। तो इससे क्या होता है, सिमॉन्स डिजीज हो जाती है, द पेशेंट थिन एंड सो साइन ऑफ द प्रीमैच्योर एजिंग। और मीन्स की जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रीमैच्योर एजिंग को शो करने लगता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। चलिए इसको नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे हम सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन का वही वाला है ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइपोसिक्रीशन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का इन द एडल्ट लाइफ लीड टू द रेयर कंडीशन कॉल्ड द सिमॉन्स डिजीज। पेशेंट बिकम quite thin and the show sign of premature aging। हाइपरसिक्रीशन जो होता है ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हाइपरसिक्रीशन जब होता है ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड के मीन्स की ग्रोइंग फेज के दौरान, तो रिजल्ट इन जिगेंटिज्म। तो ये जिगेंटिज्म क्या होता है कि मीन्स की जब ग्रोथ के दौरान जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं उस दौरान जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो जो है ह्यूमन बीइंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखने हो जाती है। और इसलिए इसको हम इस हाइपर सिक्रीशन से होने वाले जो डिजीज है उसको जिगेंटिज्म कहते हैं।
और नेक्स्ट है हमारा हाइपर सिक्रीशन जो होता है जब एडल्टहुड के दौरान, तो जो कंडीशन जो शो होती है उसे एक्रोमेगाली कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्रोमेगाली में कुबर जैसा कुछ तो हो जाता है। Acromegaly patient has a gorilla-like appearance with the huge hand and legs। तो जो एक्रोमेगली के पेशेंट होते हैं उनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो उसमें जो दूसरा हार्मोन है वो है थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, यह जो है थायराइड ग्लैंड को जाके थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, तो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एंड प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस से पिट्यूटरी के रिलीज होता है, यह जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करो और उसको सिक्रीट करो। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है थर्ड वाला वो है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक, जो कि नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, जो कि रिलीज होता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है और यह जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करता है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर जो है हमारी ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, और यह एड्रिनल ग्लैंड पे जाके वर्क करता है और यह जो है बोलता है, मीन्स कि यह जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इफ पिट्यूटरी इज सर्जिकली रिमूव्ड हाइपोफाइसेक्टोमी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हटा देते हैं तो उसको हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल्स एंड पोटेशियम राइज, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कट करके हटा देते हैं पार्शियली, तो जो क्या होता है, क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा, तो सोडियम लेवल फॉल हो जाएगा, पोटेशियम लेवल राइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से चौथा हार्मोन जो हम पढ़ते हैं या जो चौथा हार्मोन रिलीज होता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जो है क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो ये जो हमारी ओवरी में जो ह्यूमन वुमेन के, मीन्स की औरतों के, लेडीज के या गर्ल्स के जो ओवरी होती है उसमें जो फॉलिकल्स होती हैं उसके ग्रोथ को जो है एफएसएच प्रमोट करता है और स्टिमुलेट करता है ओवरी टू सिक्रीट एस्ट्रोजन और द फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज होने के लिए। यह जो है एस्ट्रोजन को सिक्रीट होने के लिए स्टिमुलेट करता है। मेल में क्या होता है, इन मेल एफएसएच स्टिमुलेट द टेस्टिस टू इनिशिएट स्पर्म प्रोडक्शन। मेल में क्या होता है कि यह जो एफएसएच है वो टेस्टिस में स्पर्म के बनने को इनिशिएट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पांचवा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, इसको हम जो है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं इन द फीमेल एंड द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICESH इन द मेल। तो यह जो LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटियोट्रोपिक पिन भी कहते हैं फीमेल्स में, एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल। ठीक है, तो फीमेल में हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटियोट्रोपिन कहते हैं और मेल में इसको ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और जान लेते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इन द फीमेल टुगेदर विथ एस्ट्रोजन, जो फीमेल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर LH स्टिमुलेट द ओवरी टू रिलीज डेवलप्ड ओवम एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। LH आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इन द फीमेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इन द फीमेल।
In the male, ICHS interstitial cell stimulating hormone stimulate the interstitial cell of the Leydig cells of the Leydig in the testes to develop and secrete the large amount of the testosterone। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाला 6th हार्मोन है। यह जो है प्रोलैक्टिन इज आल्सो कॉल्ड द ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और इसको जो है LTH या लैक्टोजेनिक मैमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन इनिशिएट एंड मेंटेन द मिल्क सिक्रीशन बाय मेमरी ग्लैंड ए प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो लैक्टेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन जो है इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है मिल्क सिक्रीशन बाय द मेमरी ग्लैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिगमेंटेशन को बढ़ा देता है बाय स्टिमुलेटिंग डिस्पर्सन ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल इन मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स में क्या होता है कि पिगमेंटेशन के ग्रेन्यूल होते हैं जिन्हें हम जो है कि मेलानिन कहते हैं। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्किन पिगमेंट इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बाय स्टिमुलेटिंग द डिस्पर्सन ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल इन मेलानोसाइट्स। MSH is also called the intermediate in the man. It is a vestigial hormone. Its secretion is doubtful. MSH is produced in the pars intermedia of the pituitary gland। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने 3 पार्ट को पढ़ा, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड द पार्स इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट लोब होता है या मिडिल लोब होता है। तो MSH जो होता है ये इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है। MSH induce the darkening of the skin of the fish and the amphibia, expanding the melanophores। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है न्यूटोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड द पिट्यूसाइट्स। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स secrete 2 octapeptides namely the antidiuretic hormones are oxytocin and echo। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो बनी होती है कंसिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स। यह जो है सपोर्टिंग सेल्स की बनी होती है जिसे हम पिट्यूसाइट्स कहते हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सीक्रेट 2 ऑक्टापेप्टाइड नेमली द, जो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं 2 ऑक्टापेप्टाइड नेमली द एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 ऑक्टापेप्टाइड पेप्टाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमिनो एसिड के जुड़ने से जो चेन बनती है उसको हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। और जब 8 एमिनो एसिड जो है जुड़े होते हैं तो अब हम उसको ऑक्टापेप्टाइड कहते हैं। मेनली एंटीडायरेटिक हार्मोन, और इनको जो नाम है, इनका जो नाम है वो है एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सीक्रेट 2 ऑक्टापेप्टाइड नेमली एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूरॉन जो होते हैं इसके जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसके जो न्यूरॉन होते हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं। हाइपोथैलेमस में उनकी सेल बॉडी होती है और उनका टर्मिनल जो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में होता है। द एक्युमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन इन द स्टॉक एंड लोब ऑफ द पिट्यूटरी आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्युमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन, इन हार्मोन्स का जो एक्युमुलेशन होता है इन द स्टॉक में एंड द लोब ऑफ द पिट्यूटरी कॉल्ड द हेरिंग बॉडीज। इनको हम हेरिंग बॉडीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हमने देखा प्रोलैक्टिन और यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस से द एक्युमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन इन द स्टॉक एंड लोब ऑफ पिट्यूटरी। एक्युमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन इन स्टॉक एंड लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड द हेरिंग बॉडीज।
एंटी डायरेटिक, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है यह ऑक्टापेप्टाइड होता है, 8 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। एडीएच इज रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। एडीएच का कार्य क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो यह जो है ये इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यह जो है यूरिन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। एडीएच प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यह जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, मीन्स की जो किडनी होती है उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे जो ब्लड को फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट बनता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर होता है उसके रीअब्जॉर्प्शन को यह जो है क्या करता है, प्रमोट करता है। थर्ड जो है वैसोप्रेसिन रिलीज बाय द पिट्यूटरी इज एंटीडायरेटिक। तो मीन्स कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम है वो है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे हमें याद हो गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। एक होता है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन एंड दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन और एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। वैसोप्रेसिन रिलीज बाय द पिट्यूटरी इज एंटी डायरेटिक। एल्कोहल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ द एडीएच। एल्कोहल, जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं उससे क्या होता है, एल्कोहल जो है इनहिबिट करता है एडीएच के सिक्रीशन को, सो इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इसलिए जो है यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एडीएच रिजल्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस। जब एडीएच का एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, मीन्स की ज्यादा यूरिन रिलीज होता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ द एडीएच डिक्रीजेज इन द ब्लड, न्यूट्रिशन पासिंग आउट ऑफ यूरिन इंक्रीजेज। मूत्र में यूरिन का अधिक निकलना हो जाता है, इससे क्या होता है कि मूत्र में यूरिन ज्यादा निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो है नेक्स्ट हमारा जो इसमें मीन्स की नेक्स्ट हमें जो हार्मोन पढ़ना है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाला जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से दूसरा रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम पिटोसिन भी कहते हैं। एडीएच का एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है वो है पिटोसिन। पिटोसिन स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस इंड्यूसिंग लेबर पेन फॉर द चाइल्ड बर्थ। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हमारे यूट्रस के जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो है कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक्टिवेट करता है स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द यूट्रस। इट इज एडमिनिस्टर्ड टू द एट पार्टिशन बर्थ हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का 3 नाम हो गया, पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या द बर्थ हार्मोन। In a pregnant percentage women given prolonged labor pain in pregnant women giving prolonged labor pain, if the childbirth has to be hastened, it is advised to administer oxytocin which activates smooth muscle cell of the uterus. Oxytocin induces contraction of the mammary glands muscle, help in the flow of the milk from the mammary glands to the mouth of the child, hence called the milk
इजेक्शन हार्मोन, तो इसलिए हम जो है इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसमें जो है कि 10 ग्लैंड्स होती हैं। तो पहली जो ग्लैंड थी वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, और उसको हमने 3 पार्ट में एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और इंटरमीडिएट लोब में पार्ट के स्टडी में बांट के स्टडी किया। एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन निकलते हैं, 6 हार्मोन निकलते हैं, और इंटरमीडिएट लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उससे जो है कि 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, इसको हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है ये है थायराइड ग्लैंड। द नेम थायराइड ग्लैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस वाटसन इन द 1656। तो यहाँ पे यह जो है थॉमस वाटन ने 1656 में यह जो है दिया था थायराइड टर्म दिया था। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक थायरोस एसिड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज ए मीडियन एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड बिलो लैरिंग्स। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है यह जो है मीडियन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और लैरिंग्स के नीचे लोकेटेड होती है। इट इज बायोलोब्ड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यह जो थायराइड ग्लैंड होती है इस तरह से 2 लोब होते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसे कनेक्टेड भी रहती है, दोनों लोब एक ही साइज के होते हैं। तो यह बायोलोब्ड होती है किसमें, बर्ड्स में और मैमल में, सिंगल लोब्ड इन रेप्टाइल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है सिंगल लोब्ड होती है रेप्टाइल्स में, बायोलोब्ड होती है बर्ड्स एंड मैमल्स में। राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर कनेक्टेड बाय द नैरो नॉन ग्लैंडुलर मिडन पार्ट कॉल्ड द इस्थमस। तो यह जो पार्ट है जो कि इसको कनेक्ट करता है इसको हम इस्थमस कहते हैं। थायराइड इज द वेंट्रल इनवेजिनेशन ऑफ द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स एंड इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यह जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड एंड द एड्रिनल ग्लैंड ये जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो यहाँ पे हम 14 पॉइंट देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड होती है 2 लोब्स की बनी होती है, बीच में एक कनेक्शन होता है उसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के द्वारा ये जुड़ी होती है। द वॉल ऑफ अब यहाँ पे हम देखेंगे द वॉल ऑफ फॉलिकल मेजर ऑफ द 2 टाइप ऑफ द सेल, प्रिंसिपल सेल एंड द पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो लोब्स होते हैं इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं और प्रिंसिपल सेल्स होती हैं। प्रिंसिपल सेल मैन्युफैक्चर द थायराइड हार्मोन नेमली द टेट्राथायराइड T4 एंड द T3। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें प्रिंसिपल हार्मोन का कार्य क्या होता है। यह जो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन का सिंथेसिस करता है। थायरोक्सिन T4 जो होता है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आयोडीन एंड एमिनो एसिड कॉल्ड द टायरोसिन। जो T4 होता है यह कैसे सिंथेसाइज होता है, जो T4 होता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, यह जो है सिंथेसिस होता है आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा। द आयोडीन कंटेंट ऑफ द थायरोक्सिन इज अबाउट 65%। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें टायरोसिन होता है और क्या होता है, आयोडीन होता है। तो इसमें आयोडीन का कंटेंट कितना होता है, 65% होता है। कैंडल वाज द फर्स्ट टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ द थायरोक्सिन। हैरिंगटन एंड बर्गर वर्क आउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द थायरोक्सिन। सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन is inversely proportional to blood level of thyroxine feedback mechanism। जो थायरोक्सिन का रिलीज होता है यह फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होता है। थायरोक्सिन मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। थायराइड इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म। ठीक है, थायराइड जो है इंक्रीज करता है, थायराइड जो है इंक्रीज करता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूस द एनर्जी एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैलोरीजेनिक इफेक्ट। थायराइड जो है इंक्रीज करता है कैटाबॉलिज्म को। थायरोक्सिन मेन फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल करना होता है मेटाबॉलिज्म को। थायराइड जो होता है इंक्रीज करता है कैटाबॉलिज्म, प्रोड्यूस एनर्जी एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। जो थायराइड
थायराइड होता है ये क्या क्या कार्य करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैलिरोजेनिक इफेक्ट। इसे हम कैलिरोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गुडरनैस रिपोर्टेड द रोल ऑफ थायराइड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं गुडरनास, इन्होंने 1912 में रिपोर्ट किया था कि थायराइड का मेटामॉर्फोसिस जो होता है, एम्फीबियंस में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स आर द बर्थ। हाइपोसिक्रेशन जब होता है थायरोक्सिन का ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स ऑफ द बर्थ, ठीक है, ग्रोथ ईयर्स आर द बर्थ, जब हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स, तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड तो इसका जो इफेक्ट होता है उसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। इट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको जो है हम कहते हैं चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म। टू इम्पोर्टेंट सिम्टम आर ड्वार्फिज्म एंड द मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिक्सिडिमा। कहाँ गया, नेक्स्ट जो है हमारा डिजीज वो है मिक्सिडिमा। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका जब ये हाइपोसिक्रेशन होता है, मीन्स कि जितना हमें चाहिए उससे कम मिलता है, तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स तो क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। टू इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ ड्वार्फिज्म एंड द मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो छोटी हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिक्सोइडिमा, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। इट इज एडल्टहुड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मिक्सिडिमा जो होती है इसको गर्ल्स डिजीज कहते हैं, गर्ल्स डिजीज, और यह जो है इट इज द एडल्टहुड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यह जो होता है एडल्टहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं इसको। लैक ऑफ द थायरोक्सिन कॉज द बॉडी टू रिटेन द वाटर। जब कमी हो जाती है थायरोक्सिन की तो ये क्या काज करता है, lack of thyroxine cause body to retain water. Patients suffer from the slow heart rate, low body temperature, muscle weakness, etc. Simple goiter. It is caused by the low intake of iodine through the diet. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से क्या क्या चीजें हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से क्रिटिनिज्म हो जाता है, मिक्सोडिमा हो जाता है, एडल्टहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म, लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉज द बॉडी टू रिटेन वाटर, पेशेंट सफर फ्रॉम द स्लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर, मसल वीकनेस, etc. सिंपल गोचर, इट इज कॉज्ड बाय द लो इनटेक ऑफ आयोडीन थ्रू द डाइट। सिंपल गोचर में क्या होता है कि जब लो इनटेक हो जाता है आयोडीन का तो सिंपल गोचर हो जाता है। एक्सपोथैल्मिक गोचर क्या होता है, एक्सपोथैल्मिक गोचर में को हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इट इज द हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे जो है कि एच होना चाहिए, इट इज द हाइपरथायरॉयडिज्म आई ऑल्सो true due to accumulation of mucus in the eye orbit. Metabolic rate is abnormally high. हाशिमोटो डिजीज जो होता है, इट इज एन ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर डिस्कवर्ड बाय द जापानीज सर्जन Hakaru Hashimoto. It is characterized by the production of antibody in response to thyroid antigen. It is also known as suicide of the thyroid. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी सारी डिजीज हो जाती हैं हाइपोसिक्रेशन से और हाइपरसिक्रेशन से। हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स हाइपोसिक्रेशन होगा तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और ड्वार्फिज्म हो जाएगा। मिक्सिडिमा क्या होता है, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं।
इट इज एडल्टहुड हाइपोथायरॉयडिज्म। जब एडल्टहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हो जाता है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करने लगती है बॉडी, और पेशेंट जो है सफ़र करने लगता है स्लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर, मसल वीकनेस, CTC से। सिंपल गोचर क्या होता है? इट इज काज्ड बाय द लोअर इंटेक ऑफ आयोडीन थ्रू द डाइट। जब डाइट के थ्रू लोअर आयोडीन इंटेक होता है तो हमें गोचर हो जाता है। एक्सपोथैल्मिक गोचर ग्रेव्स डिजीज कब होता है? जब हाइपर सिक्रीशन होने लगता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। आई वाज प्रोट्रूड ड्यू टू accumulation of mucus in eye orbit, metabolic rate is abnormally high। हाशिमोटो डिजीज क्या होता है? इट इज एन ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर डिस्कवर्ड बाय जापानीज surgeon Hikaru Hashimoto। It is characterized by production of antibody in response to thyroid antigen। Hikaru Hashimoto में क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन होने लगता है ऑफ एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू थायराइड। इट इज आल्सो नोन एज सुसाइड ऑफ द थायराइड। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें होने लगती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है? पैराथायरॉयड नेक्स्ट हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने किया इस वीडियो में कि पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने किया। बाकी मीन्स की टोटल जो है कितनी 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो बाकी की ग्लैंड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और याद भी करना है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, इससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलते रहें। और लाइक करिए वीडियोज़ को मेरे और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।